वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3। हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और इन 2 चैप्टर में और इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। एक तरीके से समझिए, हमने अभी तक एक घोड़ा ख़रीदा था और उसे अस्तबल में बांध रखा था। अब उस घोड़े के बारे में पढ़ रहे थे कि वो घोड़ा लात कैसे मारता है, ये घोड़ा क्या खाता है, इस घोड़े के यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे कितना फोर्स लगेगा, इस घोड़े के इधर से उधर बांधने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम अभी तक पढ़ रहे थे। यानी हमने चार्ज के स्टैटिक पोजीशन के बारे में स्टडी किया। घोड़ा क्या है? चार्ज। तो अभी तक हम लोग चार्ज को चला रहे थे? नहीं, उस चार्ज को यानी घोड़े को हमने अस्तबल में बांध रखा था और ख़ाली यही पढ़ रहे थे उसके बारे में कि अच्छा अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो कितना फोर्स लगेगा, अच्छा एक काम करो इनको पेयर बना के रखो, क्या करो डाइपोल बना दो तो कैसा लगेगा, यही सब पढ़ रहे थे ना। अब हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। घोड़े को अब रेस में उतारने का टाइम आ गया। अब हमने घोड़े की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ डाली कि घोड़ा क्या कर सकता है। अब सारी चीज़ें पढ़ने के बाद स्टैटिक पोजीशन में अब हम क्या करेंगे, उसे चलाएंगे और जब चलाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे करंट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल बदलने वाला है, सोच बदलने वाली है। अब हमें हर बार ये देखना पड़ेगा कि यहाँ करंट होगा कि नहीं, यहाँ करंट होगा कि नहीं, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि करंट क्या होता है। तो एक्चुअल में करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सही मायने में जो करंट का इक्वेशन लिखना होगा वो ये होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या है? एट इंस्टेंट है, यानी किसी पॉइंट पर अगर टाइम के वेरिएशन के हिसाब से क्यू वेरी कर रहा हो तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर स्टडी स्टेट देखा जाए, क्या हो जाएगा? स्टडी स्टेट, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज ना करे। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में इतना फ्लो किया है, 2 सेकंड में 4 एम्पियर फ्लो करने लगा, ऐसा नहीं। बल्कि हमने चार्ज फ्लो करने लगा, अब लगातार जो करंट मिल रही उतना ही मिल रहा, तो वो क्या आ गया? एक स्टडी स्टेट है। उस फॉर्म में लिखने पर क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पर I करंट है, Q इज़ द चार्ज एंड T इज़ द टाइम। यहाँ से इसका एक यूनिट देखा जाए, यूनिट की बात की जाए तो वो क्या होगा? वो होगा कूलम, कूलम पर सेकेंड, या इसको क्या कह देते हैं? एम्पियर। क्या कह देते हैं? एम्पियर। तो करंट के यूनिट क्या है? एम्पियर। एक और ख़ास बात, आपने देखा होगा करंट में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम देखते हैं ना, करंट राइट में जा रहा है, लेफ़्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डायरेक्शन है। तो बेसिकली करंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? इससे तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ एन ए स्केलर क्वांटिटी। भाई अभी तक तो हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था कि ऐसा कोई भी जो है, क्या बोलते हैं इसको, मैटर या दिमाग से निकल रहा, जैसे मास हो गया, चार्ज हो गया, कोई भी चीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर करते हैं। और यहाँ पर करंट में हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन फिर भी उसे क्या कह रहे हैं? स्केलर कह रहे हैं। उसकी वजह ये है, एक्चुअल में वेक्टर कहने का मतलब ये है कि वेक्टर के जो लॉज हैं, जो उसके नियम हैं, नियम क्या हैं? उसके एडिशन के नियम, उसके सब्ट्रैक्शन के नियम, वो लॉ को फॉलो करने वाला हो, तब वो कहलाएगा वेक्टर, तब वो कहलाएगा वेक्टर। तो करंट में लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं लगता और ना ही लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन लगता है, ये सिंपल अलजेब्रिक सम लगता है। इसीलिए ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यानी वेक्टर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते करंट के एडिशन में। इज़ इट क्लियर? डायरेक्शन आपको इसलिए दिखता है क्योंकि वायर होता है, वायर में अगर चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम करंट का डायरेक्शन फिक्स करते हैं। तो ये तो बात होगी उसके स्केलर क्वांटिटी की।
अब एक और टर्म है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है ये समझिए, बड़ा है ना, बहुत सही चीज़ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए ये एक टब है बी, इसमें वाटर फिल है और यहाँ से मैंने एक पाइप कनेक्ट किया और इस पाइप से यहाँ एक और टब है और ये है टब है ए, एक बड़ा बर्तन है टब ए। जाहिर सी बात आप ये कह रहे होंगे कि सर बी से वाटर निकल करके ए में आएगा पूछा जाए तो आप कहेंगे हाँ। बी से वाटर निकल करके ए में आएगा, हाँ क्यों होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये सर्टेन हाइट पर है, तो ये ज़्यादा हाइट पे है तो क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नीचे चला आता आएगा। यानी दोनों में क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है, तभी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अगर प्रेशर का डिफरेंस ना होता फ्लूइड फ्लो नहीं होता। अब एक बात और समझो कि यहाँ से पानी तो ख़त्म हो जाएगा ना, मैं कहूँ कि भाई ए से बी तक पानी ले जाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या अपने आप जाएगा, नहीं जाएगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पंप लगाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पंप के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। अगर हम वर्क करेंगे तो यहाँ से वाटर को ले जा करके बी तक पहुँचा पाएंगे, लेकिन बी से ए तक आने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेशर डिफरेंस ऑलरेडी है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बैटरी में। बैटरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बैटरी है, ये बैटरी के दो टर्मिनल हैं, है ना, थोड़ा बड़ा टर्मिनल लग रहा होगा, घबराइएगा नहीं, ये एक लाइन हो गई, ये करंट हो गई। अभी हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है ना, तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जाहिर सी बात है कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिधर फ्लो करता है उसके उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर घूमेगा, भाई यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके बाद बहुत सारे, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं इस वायर में चलेगा और ये कनेक्ट होकर के इधर से आएगा। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाना हो, इधर लेके जाना हो तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स तब लगता है जब पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब इधर अपोजिट में फोर्स लगा रहा होगा, ये जाहिर सी बात है। तो इसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, जैसे यहाँ से ए से बी तक ले जाने के लिए वाटर को आपको फोर्स लगा के वर्क करना पड़ रहा था, क्या हमें इस नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाना हो तो क्या हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस कितना है डी, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हमें एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन electrostatic force during the displacement of positive charge particle from, इसको कह दो B, इसको कह दो A, B to A, तो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू FP इंटू डी। सही है। अच्छा एक सवाल पैदा होगा, सर आपने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लिखा,
नॉन इलेक्ट्रो। देखो ये बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का यही काम होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लिक्विड भरा होता है, प्लेट्स लगी होती हैं, उनका काम ही है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाना। बैटरी का काम है अंदर उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव पे ले जाना, ले जाने वर्क करना पड़ेगा ना। इसी वर्क को करने में तो उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, और इसी खर्च करते 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 क्या होता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है। समझ में आया बैटरी में क्या चीज़ होती है? बैटरी क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव तक ले जाएगा, और ले जाने में बेचारे को काम करना पड़ता है। काम करते 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 क्या होता है, एनर्जी लॉस कर जाता है। फिर आप कहते हो भाई बैटरी ख़त्म हो गई, नई बैटरी लेकर के आओ। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने यही कहा भाई कि ये पॉजिटिव यानी पॉइंट टर्मिनल बी से ए तक उसको ले जाने में इतना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज अगर लिखा जाए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही कहलाता है ईएमएफ। एफ ऐसे लिख लो, W/Q यानी FP इंटू डी अपॉन क्यू। क्या ये टर्म कहीं देखा है W/Q? अरे पोटेंशियल, यही तो है पोटेंशियल, W/Q। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, नाम क्या है। अब आ जाओ डेफिनेशन पर, अब समझा लिया है ना, अब डेफिनेशन देखो। देखो क्या है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। देखो इधर देखो, ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पोटेंशियल पे है। जब आप बैटरी का टर्मिनल हम आगे पढ़ेंगे ना, ऐसे लगता है, ऐसे करके ऐसे बनेगा, छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये कहते हैं V पे है, ये 0 पे है, ये ऐसे माना जाता है। यानी लोअर पोटेंशियल से कहाँ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल पर। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कोई फोर्स नहीं है, नाम में आता है खाली फोर्स, ये धोखा देने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो, लग रहा है फोर्स है, फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, ये है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी एक तरीके का पोटेंशियल है। क्या है भाई, एक तरीके का पोटेंशियल है। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? ये EMF की बात होगी। अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और चीज़ समझिए। देखिएगा, मान लीजिए if the two terminals of the battery, if the two terminals of battery are not connected externally, अभी हमने बैटरी को कनेक्ट किया ही नहीं है, ऐसे सिंपल रखा हुआ है, तो होगा क्या भाई, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वैसे ही उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं FP इज इक्वल टू, फोर्स में तो नहीं होगा, FE इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, ज़रा D से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, FP इंटू डी, FE इंटू डी, QED। इसको ये क्या हो गया, ये वर्क डन है ना, ज़रा Q से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EMF FP इंटू डी अपॉन Q, यही तो था, FP इंटू डी अपॉन Q, यहाँ से भी FE इंटू डी अपॉन Q, और यहाँ क्या हो जाएगा ED, Q तो कट गया ना, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, क्या ये Q कट के ED की वैल्यू हम क्या पोटेंशियल नहीं लिख सकते, यही तो होता है, V इज इक्वल टू इंटू डी डिस्टेंस। देखो यहाँ से क्या आ गया, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल, लेकिन कंडीशन पर, कब, जब ये वाला कंडीशन हो, इफ़
इफ़ द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल ही इसका ईएमएफ होगा जब हम बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं करें। और जब किसी बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। यहाँ पर इसमें क्या करना है, बस इतना ही पढ़ना है। ईएमएफ जान के पहली बात तो क्या है, ईएमएफ क्या अंदर का मामला बैटरी का है, अंदर का, उसके अंदर क्या खेल चल रहा है, अंदर क्या खेल चल रहा है भाई, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाता है, ईएमएफ। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, है ना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो ओम्स का लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पर बेसिस है। ओम्स एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम्स। क्या नाम है, जॉर्ज साइमन्स ओम, साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा कर देखा। जाहिर से बात है करंट तब फ्लो करता है जब चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज तब फ्लो करेगा जब वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। दिमाग में फिट कीजिए, याद कीजिए, फ्लूइड कब फ्लो करता है, जब प्रेशर का डिफरेंस हो, एक साइड का प्रेशर ज़्यादा हो दूसरे साइड का प्रेशर कम होगा, फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। हीट कब फ्लो करता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, किसी बॉडी का एक पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे पॉइंट का कम है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा। चार्ज कब फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो, किसका डिफरेंस, पोटेंशियल, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा हो कहीं पोटेंशियल कम हो, चार्ज फ्लो करेगा। या इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। हालांकि चार्ज फ्लो करता है लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो सीधे कह देते हैं कि ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करेगा। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखा और फिर करंट को फ्लो करा कर देखा, और फिर ये देखा कि जैसे जैसे पोटेंशियल वेरी करता है वैसे वैसे करंट वेरी कर रहा। लेकिन उन्होंने दो तीन चीज़ें एक्सटर्नली कांस्टेंट रखी। क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या हुआ, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनको कांस्टेंट कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है भाई, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये पाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, एक्सटर्नल कंडीशन के उन्होंने कांस्टेंट कर दिया। किसको, टेम्परेचर को, प्रेशर को। अब यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, वो आता है V इक्वल टू आई आर। आर, ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू V बाई आई। क्या कहते हैं भाई इसे, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इन्होंने ग्राफ भी प्लॉट किया और ये देखा कि अगर y एक्सिस पर I रखा गया, x एक्सिस पर V रखा गया, तो ये एकदम लीनियर इस तरीके से वेरी करता है रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। अब ओम लॉ का डेफिनेशन बुक से नोट कीजिएगा, है ना, यहाँ समझिए खाली। क्लियर, समझ में आया। ओम्स लॉ समझ गए कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, लेकिन कुछ एक्सटर्नल कंडीशन को कांस्टेंट रख करके। फिर उन्होंने ये देखा कि ये जो कांस्टेंट R है उसका नाम दिया उन्होंने रेजिस्टेंस, उसके यूनिट होता है ओम, और इस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो कहलाएगा कंडक्टेंस। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो देखिए इन्होंने क्या किया, फाइंड किया, ये देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। L क्या है भाई, आप 1 मीटर तार लीजिए, उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को 1.5 मीटर कर दीजिए, उसी को 2 मीटर कर दीजिए। जैसे जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा।
और जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे आपकी गाड़ी के सामने स्पीड ब्रेकर बढ़ता गया। अब बाइक की स्पीड क्या होगी? कम होगी। बाइक क्या है? करंट, चार्ज। यानी स्पीड ब्रेकर कौन है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने पर करंट क्या होगा? कम हो जाएगी। क्लियर? अब रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ करता है? ये जो स्पीड ब्रेकर है कैसे इंक्रीज़ करता है? उस पर गुम्मा रख दो, उस पर पत्थर रख दो, क्या हो गया? इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ रखने पर कंडक्टर का इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। कौन से एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये वायर है, ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया इसका एरिया। तो वायर जितना मोटा होगा, एरिया जितना ज़्यादा, तो वायर की थिकनेस ज़्यादा। तो वायर की थिकनेस ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। यानी लोग चालाक होते हैं ना, पतला तार खरीद लो, सस्ता पड़ता है। पतले तार खरीदने से आपको क्या होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, क्या होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर आप मोटा वायर खरीदेंगे ना, एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो कोशिश करनी चाहिए वायर को मोटा करने की ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो। तो ये दो इन्होंने फैक्टर देखे और इन दोनों फैक्टर को जब कंबाइंड किया गया तो क्या आता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो एक नया आया टर्म, रो। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। क्या होता है भाई? रेजिस्टिविटी। और इस रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कंडक्टिविटी, इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो दो टर्म देखो सीखा। एक तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कौन सा होगा? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब एक और टर्म है, वो है करंट डेंसिटी। ये भी सीख लीजिए। करंट डेंसिटी जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सीखिए ज़रा। करंट डेंसिटी जिसे हम J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्या होता है? ये देखो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एकदम सेम ऐसे भी है। करंट अपॉन एरिया, ये करंट डेंसिटी है। J इज इक्वल टू I अपॉन ए, करंट डेंसिटी। कभी कभी इस फॉर्मूले को बदल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये लिख देते हैं Q बाई टी अपॉन ए। Q बाई टी कहाँ से आया? करंट। हाँ, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या हो सकता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। अब इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट हो गया। सीखने वाली चीज़ क्या है? सीखने वाली चीज़ है ए, एरिया रखना कौन सा है। देखो समझो, मान लो ये कोई शीट है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये आई हो गया। जैसे मैं सिखा दूँ, ये हो गया कोई प्लेन और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा। एरिया का नॉर्मल क्या होगा? एरिया का नॉर्मल होता है एरिया का परपेंडिकुलर लाइन, यानी इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इधर ही होगा, यही होगा एरिया का नॉर्मल। एरिया का नॉर्मल। तो यहाँ पर तो आप सीधे सीधे लगा देंगे J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, यहाँ तो ये लग जाएगा। लेकिन मान लो ये ऐसे हो और अब ये करंट ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा, ये रहा आई। अब एरिया का नॉर्मल किधर गया? एरिया का नॉर्मल तो इधर चला गया भाई, ए एन। एरिया का नॉर्मल इधर चला गया ना। अब आप इस फॉर्मूले में J इज इक्वल टू आई अपॉन ए नहीं रख सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ जो A होता है ना, वो I के डायरेक्शन वाला रखा जाता है। I हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस A का कंपोनेंट I के डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट मतलब उसका ब्रेक करना, उसको रिजॉल्व करना। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? जिधर थीटा उधर कॉस। हाँ, तो इधर हो जाएगा ए एन कॉस थीटा।
अब इस वाले से मतलब नहीं आपको यही वाला लाइन चाहिए था जो आई के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यानी यहाँ क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा an cos थीटा। तो बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, हर बार ये फॉर्मूला नहीं लगेगा आई अपॉन ए, बल्कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एरिया का नॉर्मल किस डायरेक्शन में दिया हुआ है। अगर उसी डायरेक्शन में तो आई अपॉन ए लगा दीजिए, लेकिन पता चला किसी एंगल पे है तो अब आप कंपोनेंट निकालिए और उस कंपोनेंट को उधर रखिए। एक चीज़ और देखो, यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जे an cos थीटा आ रहा। एक्चुअल में जे एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का नॉर्मल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जे डॉट ए इज इक्वल टू आई। ये डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखा है। यहाँ से भी देखो एक बात समझ में आ गई, जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो और रिजल्ट क्या आ जाए स्केलर, तो डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर। तो आई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, समझ में आ गया। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस की कोडिंग के बारे में, ठीक है। नोट कीजिए इसको फटाफट जल्दी से आप लोग। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। देखो एक बात बताइए, जो रजिस्टर्स मार्केट में आता है ना, जिसे हम अपने टीवी के मदरबोर्ड में सर्किट में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सर्किट में, या जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें जो सर्किट बना होता है, मदरबोर्ड बना होता है, उसमें छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि मच्छर और मक्खी के बराबर होते हैं। अब उसका वैल्यू रेजिस्टेंस का वो कहाँ लिख करके दें, उस पर लिखेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, आमतौर पर आदमी जान नहीं पाएगा। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए लिखा और वो कुछ 10⁻³ में है, 3 डिलीट हो गया, 3 में थोड़ा सा मार्क आ गया, इतना छोटा होगा कि आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसके लिए क्या हुआ, एक नया तरीका बनाया गया, एक मेथड बनाया गया कलर कोडिंग। एक कलर्स बना दिए गए, उन कलर्स को वहाँ पर मार्क कर दिया गया। उन रजिस्टर पर जो आप खरीदेंगे मार्केट से, उस पर लिखा नहीं होगा कि 3 ओम का है, नहीं लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा 25 × 10⁵ ओम का है, नहीं लिखा होगा। उस पर कलर्स बने होंगे, बैंड बने होंगे। आपको उससे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इसकी वैल्यू है कितनी। उसके लिए ये टेबल्स हैं। तो यहाँ पर कलर्स बना दिए गए और कलर का क्या है, ये लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर किसके लिए, याद करने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। जैसे क्या है, ऑरेंज है तो उसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है ब्लू है तो बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद नंबरिंग कर दी गई, 0 1 2 3 4 5 9 तक नंबरिंग कर दी गई। और फिर उसी के बगल में मल्टीप्लायर बना दिया गया 10 के पावर में, जो नंबरिंग है उसी को पावर बना दिया गया। क्लियर। और फिर 2 कलर ऐसे लिए गए, गोल्ड और सिल्वर, जिसे यूज़ किया गया टॉलरेंस के तौर पर। टॉलरेंस का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, भाई तुम्हारे पड़ोसी के पास कितना पैसा होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास कितना पैसा होगा, तो कहोगे कि भाई उसके पास 2-3 लाख रुपए तो होंगे। आपने एग्जैक्ट नहीं बताया, 2 से 3 लाख बताया, तो ये 1 लाख का क्या है, टॉलरेंस है। अब मान के चल रहे हो कि यार 1 लाख रुपए ऊपर 1 लाख रुपए नीचे होगा, तो इसी तरीके का टॉलरेंस है कि ये 30 माइक्रो ओम का है, लेकिन उसमें 5% का टॉलरेंस है, 5% ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर सिल्वर का बैंड लगा है तो क्या होगा, 10% का बैंड हो सकता है, यानी 10% का उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मान के चलिए कि वो ज़्यादा या कम हो सकता है। क्लियर। ये हो गए टेबल। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं समझिए, बहुत आसान है, बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो जब रजिस्टर खरीदोगे ना मार्केट से, तो वो इस तरीके का होगा, इस तरीके से रजिस्टर होगा और उस पर कलर होंगे, बैंड बने होंगे। तो यहाँ पर 4 कलर बने हैं, 4 कलर। जो पहला कलर बना होगा ना, वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर बना दिखाएगा, और दूसरा कलर जो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएगा, और तीसरा जो होगा मल्टीप्लायर होगा, और चौथा दिखाएगा टॉलरेंस को। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैं मार्केट में गया और मुझे एक रेजिस्टेंस ये दिखा, दुकान से मिला। इसमें जो पहला है कलर है वो आप बताओ कौन सा कलर ले लें, चलो रेड ले लिया। ये कलर का है कौन सा, रेड। दूसरा कलर मुझे दिखा यहाँ पर,
कौन सा ले ले भाई, चलो ब्राउन ले लिया, ठीक है। तीसरा कलर यहाँ पर जो दिखा वो दिख गया मुझे येलो, और चौथा मुझे यहाँ पर जो दिखा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, गोल्ड या सिल्वर, या होगा ही नहीं, मान लो सिल्वर है। तो ये एक रेजिस्टेंस मेरे पास, चारों कलर दिख रहे हैं आपको, कलर नहीं दिख रहे होगा, नाम ही दिख रहा होगा, कलर तो सब काले काले बेचारे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे, समझना। बताओ, रेड है ना, रेड का टेबल में देखो ज़रा, रेड क्या है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, पहला सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद का कलर क्या है, ब्राउन, ब्राउन में देखिए 1, यहाँ पर लिखिए 1, हो गया, दोनों सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हमारे। अब इसके बाद वाला ना क्या है, मल्टीप्लायर होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना दो। अब तीसरा कलर क्या है, येलो। अब जब मल्टीप्लायर लेना होगा ना तो मल्टीप्लायर वाला टेबल उठाओगे, येलो में 4 मत ले लेना, मल्टीप्लायर ले रहे हो, मल्टीप्लायर की जगह पर है तो 10 पावर 4, तीनों कलर आ गए। यानी तीसरी पोजीशन पर जो भी कलर होगा उसकी वैल्यू मल्टीप्लायर वाली लेंगे, 10 की पावर वाली। येलो अगर सेकंड पोजीशन पर होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, 4 ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि वो तीसरे पोजीशन पे है तो क्या लेंगे, मल्टीप्लायर लेंगे। आगे क्या है, सिल्वर, और सिल्वर गोल्ड, चौथा पोजीशन क्या दिखाता है, टॉलरेंस, और इसका है 10%, तो यहाँ लिखो ±10% का टॉलरेंस, ये हो गया ओम, ये है इसकी वैल्यू। क्लियर, समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लो, एक और समझते हैं, चलो कलर तुम लोग बोलना। चलिए, तो पहला कलर बताओ सुमित, कलर पहला कौन से ले लें, हैं ग्रीन, चलो ऐसा कलर लेना जो इसमें हो, है ना, ठीक है। चलो दूसरा कलर बताओ, ऑरेंज। तीसरा कलर बताओ, वाइट। अच्छा चलिए, वाइट हो गया। चौथा मान लो बैंड है ही नहीं, 3 ही बैंड है, 3 ही बैंड है, तो पहला क्या होगा, ग्रीन का सिग्निफिकेंट फिगर ग्रीन 5, ठीक। दूसरा ऑरेंज 3, अब तीसरा मल्टीप्लायर आएगा, तीसरे पे क्या है, वाइट, हाँ 10 की पावर 9, हाँ गुड। अब आगे क्या आएगा, चौथा तो बैंड है ही नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो फोर्थ बैंड। अगर बैंड ना हो तो आप 20% का टॉलरेंस देखेंगे, यानी यहाँ पर क्या है, ±20% का टॉलरेंस ओम। तो चौथा बैंड नहीं है तो भी क्या देना पड़ेगा, उसका टॉलरेंस आएगा, वो 20% आएगा। चौथी जगह या तो 2 बैंड आएंगे गोल्ड सिल्वर, या तो कोई बैंड नहीं आएगा, इसके अलावा कोई कलर आ नहीं सकता क्योंकि टॉलरेंस दिखाएगा। एक चीज़ और, ये याद कैसे होगा, ये कलर का सीरीज़ हर बुक में दिया हुआ है, कैसे याद करना है, देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की वाइफ, नहीं क्या था भाई, बड़ा अच्छा याद करते हैं उसे, बताते ज़रा, कहाँ गया, हाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय नाम हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद कर सकते हो। आप दूसरा तरीका निकाल लो, ना तरीका सब सही लगे तो, आमतौर पर बुक्स में ऐसे दिया हुआ है। इस सीरीज़ में याद करिए, एक बार ये कलर की सीरीज़ बन गई तो आप 0 1 2 3 4 5 9 तक जाइए, उसी को 10 के पावर में ले आइए, बाकी ये 2 तो कलर याद कर लेंगे। क्लियर, लिखना समझ में आ गया, इस तरीके से आता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इजी है, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया इज़ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ए टोटल ऑफ 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स
फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 6 × 10⁻16। कैलकुलेट द करंट एंड करंट डेंसिटी। आई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, यहाँ से Q इज इक्वल टू NE अपॉन टी। N की वैल्यू है हमारे पास 6 × 10⁻6, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 अपॉन पर सेकेंड है ना, तो 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 6 96 9.6, और ये हो जाएगा 10⁻−13। ये देखिए आंसर है एम्पियर का, एक आंसर ये आ गया। दूसरा सेकंड पार्ट इससे क्या कह रहा है, द करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन बीम। तो करंट डेंसिटी की बात की जाए तो वो होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A। आई आ चुका है 9.6 × 10⁻−13। एरिया रखने में ध्यान देना है कि हमें पर मीटर स्क्वायर में रखना है, और यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है। देखिए 1 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−3 होगा, लेकिन चूंकि मिलीमीटर स्क्वायर है तो क्या होगा -6 होगा फिर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 9.6 × 10 पावर क्या हो जाएगा, 13 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 7। सॉरी किसकी वैल्यू नहीं, क्यू के क्यू रख रहे हैं, आई रख रहे हैं सीधे 10 पावर एन की वैल्यू 10⁻16। अच्छा हाँ 16, तो ये आएगा -3। हाँ ये तो गलत हो गया यहीं पर तो यहाँ पर रखेंगे 10⁻−3। अब -3 हो गया, प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और यूनिट हो जाएगा, ऊपर करंट है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ अब सही आ रहा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर 16 था तो हमने 6 ले लिया था ना, वो गड़बड़ हो गया। तो चलिए नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से।